इस आर्टिकल के माध्यम से हम कार्बन मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कैसे करके हम निपट सकते हैं। पार्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल के ऊपर भारत काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाई जाती है आज के समय में कोयले से बनाई जाती है। इसके अलावा भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लोहा बनाने वाली जो फैक्ट्री रहती है ना, वहाँ पर भट्टी में कोयला डाला जाता है ताकि लोहे रॉ मटेरियल को गला करके लोहा बना सके। कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोयले से हट करके हमें आगे सोचना है। फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल हो रहा है मोटरसाइकिल में, ठीक है, कार में, बस में, इससे कैसे करके हम अलग हट सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए जो बजट प्रस्तुत किया गया था इसमें एमिशंस को लेकर के कुछ कहना चाहिए बातचीत करी जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में सिग्नल दिया था जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैलाने का काम कर रही है, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनको कन्फर्म करना पड़ेगा अपने एमिशन के टारगेट को। जैसे कि कोई कहता है कि हम अपना जो एमिशन है उसको 10% कम करेंगे, तो अब कन्फर्मेशन भी सरकार लेगी कि आपने करे हो कि नहीं करे हो तो कितना करे हो। और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या काम कर सकती है, सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करना चालू कर देगी। इस प्रकार के कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। इसके लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि कैसे करके एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट लाया जा सकता है, ठीक है, एमिशन टारगेट को मैच करने के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन अभी किया जाना बाकी है। यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट रेगुलेशन है, इस ट्रांजिशन के लिए, इस परिवर्तन के लिए सरकार एक कहना चाहिए मंत्र लेकर आई है जिसका नाम है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं पीएटी मोड। किसके लिए? इंडियन कार्बन मार्केट मोड के लिए। विल बी पुट इन द प्लेस। तो जो इंडियन कार्बन मार्केट है, कैसे इस चीज़ को हम अचीव कर पाएंगे? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड के माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल होने वाली है। तो पीएटी वर्सेस एमिशन ट्रेडिंग की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पीएटी की चर्चा हो रही है कि आखिर पीएटी के अंतर्गत होता क्या है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं, एनर्जी की बचत कर सकते हैं, मॉनेटरी सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है, एंड एमिशन रिडक्शन तक हमको देखने को मिलता है पीएटी के माध्यम से। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिफाइन करता है पीएटी को कि पीएटी आखिर है क्या। ये एक प्रकार से कुछ नियम कानून है, रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम रिड्यूस करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन को एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। जैसे कि कोई कंपनी कुछ चीज़ बना रही है तो उसको 100 यूनिट बिजली लग रही है, कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे, रेगुलेशन लाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, हो सकता है वो 80 यूनिट बिजली में ही अपना प्रोडक्शन कर सके। एंड विद एन एसोसिएटेड मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, साथ ही साथ मार्केट पर आधारित मैकेनिज्म यहाँ पर काम करेगा ताकि इन्हेंस किया जा सके कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सेस एनर्जी सेविंग के माध्यम से। बाद में इसका ट्रेडिंग भी हो सकता है। जो एक्सेस आप एनर्जी सेविंग कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको कहना चाहिए सर्टिफिकेशन मिलेगा और आप इसका खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। पीएटी का मतलब ये है एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को कोई कंपनी ने अचीव कर ली है, मुझे इतने इतने काम करने थे, मैं इतना इतना काम कर चुका हूँ, ये पीएटी बोलता है। इसका मतलब ये है हम सर्टेन आउटपुट पैदा कर रहे हैं, एंड देयर इज ए अटेम्प्ट टू यूज नो मोर देन ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसका मतलब ये भी है कि 10 यूनिट बिजली ही मैं खर्चा करूंगा कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है और भी ज़्यादा स्टील दूसरी कंपनी की अपेक्षा, ठीक है। एनोदर कैन यूज़ मोर फ्यूल बट कैन स्टिल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट। जैसे कि दो कंपनी की यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। एक कंपनी, दोनों कंपनी स्टील का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन एक कंपनी दूसरे से कहीं ज़्यादा एनर्जी उत्पादन कर ले रही है और वो बिजली भी कम खपत कर रही है। ऐसे करके पीएटी काम कर सकती है। एमिशन ट्रेडिंग की यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो इसको आसान शब्दों में हम क्या बोलते हैं? इसको आसान शब्दों में हम बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग को कैप एंड ट्रेड। कैप लगा दिए हैं, साथ ही साथ इसमें ट्रेडिंग भी हो रहा है। ये एक मार्केट पर आधारित अप्रोच होता है, इसके माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं पॉल्यूशन को। इसके लिए सरकार इकोनॉमिक प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपने अचीव कर लिया है रिडक्शंस को, ठीक है, एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट। कोई कंपनी अच्छा खासा प्रदूषण को कम कर रही है तो सरकार उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग।
अब यदि हम चर्चा करें कि भारत का प्रयास कैसा रहा है, पिछले 15 साल में हम क्या क्या काम किए हैं, तो पिछले 15 साल में इंडिया ने डीकार्बनाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि मल्टीपल डेवलपमेंट, प्री रिकॉर्डेड मल्टीपल डेवलपमेंट के काम हम किए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन का हम काम किए हैं, एंड अपनी पॉपुलेशन को हम अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी दिए हैं। जैसे कि भारत सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना लॉन्च करी गई थी। इसके अंतर्गत सरकार कहती है कि जो धुएं में महिलाओं को काम करना पड़ता था, अब धुएं में उनको रोटी नहीं बनाना है, अब उनको गैस सिलेंडर दे दिए हैं। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भी हम लोग काफ़ी काम किए हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को, जो कि वन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल के फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म के अंडर में आता है। इसमें जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट चालू करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके बाद ये अर्न करती हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स को, विच कुड बी ट्रेडेड एंड यूज्ड बाय देम टू मीट देयर एमिशन रिडक्शन टारगेट। इसके बाद फिर से वही बात बोली जाती है कि इसमें फिर से कमाई चालू हो सकती है। अर्न करते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट को, ठीक है। इसमें कोई कंपनी क्या काम कर रही है, एमिशन रिडक्शन यूनिट को क्या काम कर ली है, कमा ली है, ये अपने पास में रखी है। इसके बाद वो इसका ट्रेड कर सकती है, यूज़ कर सकती है एमिशन रिडक्शन टारगेट के लिए। वहीं यदि हम बात करें लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट, 2011 की यदि हम बात करें, इंडिया बन गया था लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स का, ठीक है। किसके बाद, चाइना के बाद हम ही लोग आते थे। सरकार की तरफ से नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है। ये इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं वो अपने जो राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन है ना, इस राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल 8 मिशनों में से एक है। इसी को अनुसरण करते हुए भारत ने 2012 में पीएटी का शुभारंभ किया था। भारत के जो लौह और इस्पात उद्योग है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो आयरन इंडस्ट्री है ना, पूरी की पूरी अदर जो इंडस्ट्री है वो इसी के ऊपर निर्भर है। कच्चा माल के रूप में लोहा हर किसी को चाहिए, हर इंडस्ट्री को चाहिए। इसलिए लोह और जो इस्पात उद्योग होता है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ज़रूरी भी है, और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इस फैक्ट्री से होता है। 2050 तक यदि हम बात करें नेट जीरो एमिशन सिनेरियो की बात करें, यदि हम 2050 तक, तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका कहना है एक पॉलिसी ब्रीफ में, साइन ऑफ द अनाउंस्ड आयरन एंड स्टील प्रोजेक्ट मीटिंग नेट जीरो एमिशन इज़ वेरी लो। 2050 तक आप बहुत कम ही चीज़ अचीव कर पाओगे, ऐसा कहना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का। इसके बाद कार्बन मार्केट मोड की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। ड्यू डेलिगेंस ऑब्लिगेशन, एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में सब्सटेंसिव ऑब्लिगेशन ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैन बी डिस्क्राइब एज ए ड्यू डेलिगेंस ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन ऑफ कंडक्ट। दो वर्ड हैं, एक ही इनके अर्थ हैं। इस वाक्य का अर्थ है, क्या बोल रहे हैं, ड्यू डेलिगेंस ऑब्लिगेशन। कोई भी देश को ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक्सरसाइज करेगा उसकी बेस्ट पॉसिबल टारगेट को, इफोर्ट्स को, ताकि वो मिटिगेट कर सके क्लाइमेट चेंज को। इसका मतलब ये हो गया है कि मेरे ऊपर ये ड्यू है, इंडिया के ऊपर ये ड्यू है कि वो क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर काम करेगा। एक एग्जांपल यदि हम बात करें, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी तरफ से एनडीसी की घोषणा करी थी पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। हालांकि 2015 में जो भी चीज़ें डिक्लेरेशन हुआ था ना, वो मैंडेटरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ऐसा कुछ उस समय में नहीं था। इंडिया और इंडिया की तरफ से जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन घोषित किए गए हैं उनकी यदि हम चर्चा करें, तो भारत ने किस प्रकार से एनडीसी की घोषणा करी थी और क्या क्या उसने टारगेट रखा। तो भारत भी जो है कार्बन मार्केटिंग की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं ये भी हम किसको ध्यान में रखते हुए बढ़ रहे हैं, एनडीसी की तरफ। भारत ने 8 टारगेट निर्धारित किए हैं। इंडिया का जो एनडीसी है इसमें 8 टारगेट रखे गए हैं। इनमें से 2 जो है एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला है कि हमारा जो एमिशन की इंटेंसिटी है अपनी जीडीपी के हिसाब से, उसको हम 45% क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बिलो द 2005 लेवल बाई 2030। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देख रहे हैं, एक एनर्जी सेक्टर को लेकर के हमने घोषणा करी थी, जैसे कि जीडीपी के हिसाब से हम कितना एमिशन कर रहे थे उसका लगभग हम आधा ही एमिशन करेंगे 2030 तक। तो 2005 से आज के समय की हम तुलना करेंगे
और 2030 तक ये काम कर देंगे। सेकंड नंबर की जो घोषणा हम करें हैं वो है 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम लाने वाले हैं नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से 2030 तक। इसका मतलब ये है 2030 में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आधी बिजली हम सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पैदा करेंगे। बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट की बात करें, क्या इस प्रकार से कोई बाइंडिंग प्रावधान किए गए हैं इंडिया के लिए कि नहीं, अनिवार्य ही है। तो इंडिया के साथ में ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे ऊपर बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैसेस टारगेट रखे गए होंगे। ईटीएस की बात करें तो ईटीएस मतलब यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये चीज़ को तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी के जैसा हम सेम टू सेम मैकेनिज्म लेकर के आएंगे, ऐसा इंडिया ने बोला है। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो क्या कहता है, इसके अलावा और भी दो कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। 2021 में एक ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से। इसमें दो मैकेनिज्म तैयार करे गए थे। पहले फर्स्ट फेज़ की बात करें तो ये वॉलंटरी मार्केट सपोर्टेड रहेगा, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट स्कीम रहेगी। मतलब ये वॉलंटरी पर आधारित है, करना है तो करो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन जो सेकंड वाली जो चीज़ रहती है वो है कॉम्प्लायंस मार्केट है। इसमें आपको मैंडेटरली पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा रेगुलेटरी एंटाइटिटीज़ के लिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है।